लास्ट क्लास पे हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस ये सारा कुछ किया था। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, एक बार फटाफट क्विक रिव्यू ले लेते हैं 1 मिनट के अंदर। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। फिर हमने कंजम्पशन का स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन क्या पढ़ा था, C इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जहां पर ए आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है और बी आपका एमपीसी है। तो ए इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड बी इज एमपीसी। एमपीसी होता है आपका चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। तो कितना इनकम में चेंज आया और उसकी वजह से कितना कंजम्पशन में चेंज आया, दैट इज नोन एज आपका एमपीसी। और ए होता है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका कितना मिनिमम कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है। कंजम्पशन लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि हम एग्जेंटे या प्लान्ड आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, तो इसलिए एमपीसी एमपीएस आपका कांस्टेंट रहता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था आपका सेविंग कर्व। तो सेविंग फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, सेविंग फंक्शन हमने पढ़ा था आपका सेविंग द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स इज नोन एज सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन में भी इनकम के साथ सेविंग्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो सेविंग्स हमने पढ़ा था -a+1 - by। ठीक है, तो जहां पर हमने देखा था कि माइनस है आपका डिस सेविंग्स है। तो जितने अमाउंट का आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतने अमाउंट की आपकी डिस सेविंग्स होती है। तो जितने अमाउंट का आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतने अमाउंट की आपकी डिस सेविंग्स है। ठीक है, नाउ एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीसी अगर बी है तो एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, एमपीएस की वैल्यू हो जाएगी 1 - बी। ठीक है, तो अगर कंजम्पशन फंक्शन में बी इज एमपीसी तो 1 - बी इज एमपीएस। तो अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन लिखता हूँ 60 + 0.70, 60 + 0.7y, तो ये अगर मेरा कंजम्पशन फंक्शन है तो मेरा सेविंग फंक्शन हो जाएगा -60 + 0.3y। ऑटोनोमस कंजम्पशन 60 है तो डिस सेविंग -60। अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस 0.3। तो ये हमारा कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने एपीसी पढ़ा था, क्या होता है, एपीसी इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन ओवर इनकम। और एपीएस हमने क्या पढ़ा था, एपीएस हमने पढ़ा था आपका रेशियो ऑफ सेविंग्स ओवर इनकम। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कंजम्पशन ओवर इनकम इज एपीसी एंड रेशियो ऑफ सेविंग्स ओवर इनकम इज एपीएस। फिर हमने एक इसका डायग्राम प्लॉट किया था, डायग्राम पे एक बार समझा देता हूँ आपको मैं। ये आपका इनकम लाइन थी, ये आपकी कंजम्पशन लाइन थी। ठीक है, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया ए। और अगर इसी के साथ मैं सेविंग लाइन को प्लॉट कर दूं, अगर इसी के साथ मैं सेविंग लाइन को प्लॉट कर दूं, तो ये फिश, तो अगर मैं इधर इसको प्लॉट कर दूं परपेंडिकुलर लाइन, और अगर मैं एक सेविंग यहाँ से ड्रॉ कर दूं से सेविंग, तो इसका मतलब है कि आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, और ये आपका ये भी ब्रेक इवन है जहां पर सेविंग्स जीरो है, यानी इनकम इज एंटायरली कंज्यूम्ड। इससे पहले कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो ये आपका डिस सेविंग्स हो गया। ठीक है, इस पॉइंट के बाद इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, ये आपका सेविंग्स हो गया। ठीक है, तो अगर जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा तो डिस सेविंग्स, और जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा तो सेविंग्स, और जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन वहां पर सेविंग्स आर जीरो। तो ये एपीसी इक्वल टू 1 शो करता है, ये आपका एपीसी लेस देन 1, और ये आपका एपीएस नेगेटिव। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ठीक है, और जितने अमाउंट की आपके ऑटोनोमस कंजम्पशन उतने अमाउंट की आपकी डिस सेविंग्स। तो ये एक क्वेश्चन था आपका कि डिराइव द सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ अ कंजम्पशन कर्व। तो ये पेपर में आपका 3 to 4 मार्कर्स में आता है, तो ये आपको तैयार करना है। तो ये तो था आपका लास्ट क्लास का।
आज जो हम फ्रेश टॉपिक शुरू करने लग रहे हैं, दैट इज, आपने अभी तक पढ़ लिया हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड में आपने क्या पढ़ा? कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, हाउ टू डिराइव अ सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व, ये सब। आज हम दूसरा कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड जो आपका कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं तीन चीजें। व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सबसे पहले बात करेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आर द एक्सपेंडिचर मेड ऑन क्रिएटिंग न्यू एसेट्स। तो एसेट क्रिएट करने के ऊपर जो आप खर्चा करते हो, दैट इज कॉल्ड आपकी इन्वेस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। वाई एक्सिस में हमेशा एक्सपेंडिचर आता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम आती है। ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करती है? आपके लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है। आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करती है? आपकी लेवल ऑफ इनकम पे। आपकी इनकम लेवल ज्यादा है, अगर ज्यादा इनकम लेवल है इसका मतलब आप ज्यादा खर्च कर रहे हो। ज्यादा खर्च करेंगे तो प्रोड्यूसर का माल ज्यादा बिकेगा, वो ज्यादा और इन्वेस्टमेंट करेगा और मशीनरी लगाएगा, और ज्यादा इनकम होगी लोगों की, लोग और ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रोड्यूसर का माल और ज्यादा बिकेगा, वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि और ज्यादा प्रोडक्शन क्रिएट कर सके। तो इसीलिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो आपके इनकम में भी चेंज आएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम के चेंज से आपकी इन्वेस्टमेंट का चेंज, या इन्वेस्टमेंट के चेंज से आपके इनकम का चेंज। तो इनकम इलास्टिक है, इनकम चेंज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती है। दूसरा, अगर हम बात करें आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, तो व्हाट आर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट विच आर, ये एक से रुको जरा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर करती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट, एग्जेंटे इन्वेस्टमेंट्स। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय जनरली गवर्नमेंट सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर से, जो गवर्नमेंट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करती है वो ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस का मतलब है प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती, सोशल वेलफेयर के लिए जाती है, तो विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। अगर गवर्नमेंट को इनकम जीरो है तो भी वो कुछ ना कुछ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगी थ्रू आउट द ईयर। इनकम ज्यादा है या इनकम कम है या इनकम जीरो है, ये इन्वेस्टमेंट वो करेगी करेगी सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री सेटअप कर दी ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो दे आर डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड दिस इज नोन एज आपका कौन सा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स आपकी कांस्टेंट है, और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्या होती हैं? इनकम इन इलास्टिक। इनकम इन इलास्टिक का मतलब क्या है? इनकम इन इलास्टिक का मतलब है कि आपकी इनकम में चेंज हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी इनकम में क्या चेंज आ रहा है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, ये दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हो गई। ठीक है। 1 मार्कर में या 2 मार्कर में, 2 मार्कर में इसका डिफरेंस पूछ लेगा, अभी हम देखते हैं इसको पीडीएफ में इसके डिफरेंस को।
अगला आता है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन शोज द फंक्शनल relationship, the functional relationship between investment demand, and rate of interest. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एंड MEI। आई हो गया आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और MEI हो गया आपका मार्जिनल एफिशिएंसी, ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है द नेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, द नेट रेट ऑफ रिटर्न। नेट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कितना मैंने किस इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया, किस इंटरेस्ट रेट पे मैंने लोन लिया, और मैंने किस इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया, और मैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न कमाऊंगा। मैंने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया और मैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाऊंगा, उसका जो रिटर्न कमाऊंगा उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड आपका MEI। तो MEI शो करता है आपका द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न। एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मैंने 1 लाख का लोन लिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मैं इस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से मैं 20% रिटर्न कमाऊंगा। रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है 20%, और 10% मैंने लोन पे इंटरेस्ट लिया है और 20% मैं कमाऊंगा, तो मेरा डिफरेंस कितना होगा 10%। तो नेट 10% मैं अर्न करूंगा, तो नेट 10% में अर्न करूंगा। ठीक है, अब अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 12% हो जाए, मैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 1 लाख की, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इस बार मुझे 12%, 2% एक्स्ट्रा पे मुझे लोन लेना पड़ रहा है, और मैं कमाऊंगा 20%, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन नेट एक्सपेक्टेड रिटर्न गिर के हो गया 8%। अगली बार अगर मैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ, और मुझे अगर 15% पे लोन पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मुझे लोन मिल रहा है, और मैं 20% कमाऊंगा उसी 1 लाख जो लूंगा, और मैं तो मैं 5% इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, 5% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो अगर आप देखें, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखें अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है 10 से 12%, 12 से 15%, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा, तो आप महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे या कम करोगे? बोलो। सर एक बार क्वेश्चन सर कम करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मार्केट से महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ रहा है, और आपका महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने से आपका प्रॉफिट मार्जिन अगर कम होता जा रहा है, तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लोगे या कम लोगे? कम करेंगे। कम लेंगे। तो यानी 10% पे आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट और कम हो गई। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट जो है, आपका नेट प्रॉफिट गिरता चला जा रहा है। ठीक है, और जब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो स्लोप है, कर्व है, इसको हम बोलते हैं MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द नेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। नेट एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है द नेट रेट ऑफ रिटर्न। नेट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड नेट रेट ऑफ रिटर्न, MEI। तो MEI क्या शो करता है? MEI शो करता है आपका नेट रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रॉफिट, नेट रेट ऑफ रिटर्न बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEI।
आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड आपका MEI। तो इसलिए अगर आपका MEI ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपका MEI कम हो रहा है, आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो यानी आपकी MEI बढ़ रहा है, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन shows the functional relationship between rate of interest and investment demand, and there is an inverse relationship between rate of interest and investment demand। महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे और कम इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। यहां तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ। तो एक बार इसकी PDF भी साथ साथ देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन इंड्यूस, और ये इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। It includes the expenditure incurred on assets like machinery, building equipment, raw material, etc., which lead to increase in the productive capacity of the economy. So the investment expenditure is classified under two heads: induced investment and autonomous investment. तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो हेड में हम इसको डिवाइड करते हैं, पहला इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और दूसरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स हो गए रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन दी profit expectation and is directly influenced by the income level. It is income elastic, that is it increases with the increase in the income and vice versa. तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलती हैं और विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल। तो ये इनकम इलास्टिक है, दैट इज इट इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जो हमने ऊपर पढ़ा। Autonomous investment refers to investment which is not affected by the changes in level of income, and it is not induced solely by a profit motive. It is a income inelastic. It is not influenced by change in income. तो income के change से नहीं होती। Autonomous investment is generally made by government on infrastructure activities. The level of autonomous investment depends on the social, economic, and political conditions. So such investment change when there is change in technology or discovery of new resources or growth of population, otherwise they remain same. Difference देखें तो induce में it is driven by a profit motive, depends on profit expectation, it is done for social welfare and not profit. It is income elastic, that is increase in income level, raise its level, it is unaffected by changes in income level. Investment, its curve slopes upward as it is income elastic, it is parallel to x-axis and it is income inelastic. सेक्टर की बात करें तो ये जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड दिस इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। मार्जिनल एफिशिएंसी मैंने आपको बता दिया है, इसको छोड़ दो, वैसे भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जितना बताया वो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है, कॉलेज लेवल पे पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है आपका छोटा सा टॉपिक, एक्सेंटे और प्लान्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स विच आर प्लान्ड, इंटेंडेड, एक्सेंटे, तीनों का नाम एक ही है। To be made by the households in the economy during a period, say a year, in the beginning of the period is called planned or exente savings. तो आपकी जो एक्जेंटे या प्लान्ड सेविंग्स का मतलब है जो हाउस होल्ड सेक्टर करते हैं सेविंग्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है। जैसे MPS मैंने कहा, MPS आपका 0.2 है, तो थ्रू आउट वो आपका ड्यूरिंग द ईयर 0.2 रहेगा, that is planned or exente. Investment which is planned or desired or intended or exente made by the firms during a period in the beginning of the period is called planned or exente investment। कि beginning of the year decided कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे लेवल की, तो वो हम उसको कांस्टेंट लेके चल रहे हैं कि इतनी ही रहेगी ड्यूरिंग द ईयर। तो हम पढ़ रहे हैं प्लान्ड और एक्जेंटे इन्वेस्टमेंट्स और प्लान्ड और एक्जेंटे सेविंग्स, ठीक है। नाउ अब ये दो क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको समझाने वाला हूं। पहला, एक्सप्लेन द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यूज डायग्राम, ऑल्सो एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। और दूसरा मैं आपको समझाने वाला हूं, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ड्रॉ अ डायग्राम इन द सपोर्ट ऑफ योर
आंसर। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, जब उसको समझेंगे। नाउ इक्विलिब्रियम, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, इक्विलिब्रियम प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का होता है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। तो जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है, वहां पर क्या बन जाता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस का बनता है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड, जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, वहां पर क्या बनता है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ बनती है? जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा, वहां पर क्या बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो आपकी लेवल ऑफ इनकम बनती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एक चीज ध्यान से समझेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, सब एक ही बात है। एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, मैंने आपको बढ़ाया हुआ पहले। तो एग्रीगेट सप्लाई इज लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ इनकम। तो ये वो लेवल ऑफ आउटपुट है जिसको डिमांड कर लिया गया है, यानी जितनी आउटपुट या जितनी इनकम क्रिएट हुई थी, सारी सारी खर्च होगी। इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाता है वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनेगा? जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्री जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, वहां पर क्या बनेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस एस। तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट सी प्लस एस। सी सी कट गया, तो इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू सेविंग्स। तो जहां पर आपकी प्लान सेविंग्स प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है, जहां पर आपके प्लान सेविंग्स प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है, वहां पर हम क्या बोलते हैं? जहां पर प्लान सेविंग्स प्लान इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाती है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो अगर मैं बात करूं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो अकॉर्डिंग टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहां बनता है? जहां पर प्लान सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। और अकॉर्डिंग टू ADAS अप्रोच, according to AD and AS approach, according to AD and AS approach इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ बनता है? जहां पर AD इक्वल टू AS होता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको पूछे जाते हैं फाइनल्स में, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू AD-AS अप्रोच कब होती है? जहां पर AD इज इक्वल टू AS। अकॉर्डिंग टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ होती है? जहां पे प्लान सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। तो जहां पे प्लान सेविंग्स प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम थ्रू सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और जहां पे आपका AD एंड AD-AS के इक्वल हो जाता है, वहां पर हम बोलते हैं AD-AS अप्रोच। अब दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको समझाऊंगा, वो ध्यान से समझेंगे। उससे पहले जितना मैंने बोला है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? ये आपका 3 to 4 मार्क्स, 4 मार्क का आता है। मेरी टीचर ने ये 2 मार्क का दिया था पेपर में। फाइनल्स में कम से कम 3 या 4 का आएगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे
सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमें इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम समझाना है ADAS अप्रोच से। थ्रू ADAS अप्रोच हाउ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई लाइन है, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड लाइन है, और जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है, जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है, वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बन जाता है। तो E इज अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वेयर AD इज इक्वल टू AS। ठीक है, जहां पर AD AS के इक्वल है दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और यहां पर OY क्या है आपका? OY इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वेयर AD इज इक्वल टू AS। ठीक है, तो OY इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है जहां पर AD इज इक्वल टू AS, ये हमने देख लिया। ठीक है, नाउ अब आप इसको समझे, इक्विलिब्रियम लेवल का होता है जहां पे AD AS के इक्वल है। अब बात आती है कि अगर AD AS के इक्वल ना हो, अगर AD AS के इक्वल ना हो तो क्या होगा? या तो AD AS से ज्यादा होगा या AD AS से कम होगा, या तो AD AS से ज्यादा होगा या AD AS से कम होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड आपका खर्चा एक्सपेंडिचर हो गया, और एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनकम हो गई। तो इसका मतलब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। इनकम इन द सेंस लेवल ऑफ आउटपुट, आपका लेवल ऑफ आउटपुट कम है लेकिन लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो जब लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लेवल ऑफ आउटपुट कम है, तो इसका मतलब कि जो प्रोड्यूसर के पास जो प्लान इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक पड़ा होगा, इन्वेंट्री स्टॉक होगा, उसमें फॉल आ जाएगा। क्योंकि जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो जो प्रोड्यूसर के पास जो इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा था उसमें फॉल आएगा। ठीक है, देयर विल बी फॉल इन द इन्वेंट्रीज। अब जब फॉल आना शुरू हो जाएगा इन्वेंट्रीज में, तब प्रोड्यूसर जो होगा ही विल बी इंड्यूस टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि वो देख रहा है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, स्टॉक कम होता जा रहा है, तो अब वो कहेगा कि मुझे और प्रोडक्शन करनी है। तो जब वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, सपोज बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। और ये कब तक वो इंक्रीज करेगा? जब तक कि वो इक्विलिब्रियम लेवल अटेन ना कर ले। ठीक है, तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, it means the level of expenditure exceeds level of output. So we could see the fall in the inventories with the producer, a fall in stock with the producer. This will induce the producer to produce more. ठीक है, this induce the producer to produce more, hence the level of output will increase and the level of income will increase, and it will continue until the equilibrium is attained. Now if AD is less than AS, अगर AD AS से कम है तो इसका मतलब क्या है? कि लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर कम है, लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा है। अब जब लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर कम है, डिमांड कम है और आउटपुट ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर के पास अनप्लैंड इन्वेंट्रीज क्रिएट हो जाएंगी। अनप्लैंड इन्वेंट्रीज क्रिएट होने का मतलब है उसके पास स्टॉक माल का बच जाएगा। तो स्टॉक बच गया, तब वो क्या करेगा? अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन करेगा। तो जब प्रोडक्शन कट डाउन होगी, लेवल ऑफ इनकम कम होगी। और कब तक एक प्रोसेस को चलाएगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम लेवल अटेन ना हो जाए। तो आपने क्या ध्यान में रखना है की पॉइंट्स? तो हमने क्या देखा कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, तो लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा है, लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर कम है, तो वी कुड सी द फॉल इन द प्लान्ड इन्वेंट्रीज विद द प्रोड्यूसर। जो उसके बाद पड़ा होता है इन्वेंट्रीज, वो फॉल करना शुरू हो जाएंगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। तो द प्रोड्यूसर विल बी इंड्यूस टू प्रोड्यूस मोर, द इनकम लेवल विल इंक्रीज। और ये कब तक चलेगा? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए।
If AD is less than AS, which means level of expenditure is less than level of output, so this will result in the creation of unplanned inventories with the producer. Hence, the producer will cut down the production. There will be a fall in the level of income, and process will continue until equilibrium level of income is attained. तो यहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम से लेफ्ट हैंड साइड पे आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है और इक्विलिब्रियम के राइट हैंड साइड से आपने प्रोडक्शन कट डाउन करनी है, ठीक है। अब इसकी एक बार आप पीडीएफ रीड कर लो और उसमें जो डाउट आए एक बार मेरे से पूछो, जस्ट ट्राई और टू। इसकी पीडीएफ एक बार भेज देना बाद में। ठीक है, जरा एक बार ये आंसर को रीड करो यहां से लेकर यहां तक, और किसी को कोई डाउट है तो मेरे से एक बार पूछे। जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ, एक बार इसकी पीडीएफ रीड कर लो और कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो यूजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे अटेंड होता है वो देखेंगे। मैंने आपको बोला कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का होता है जहां पे एडी इक्वल टू एस होता है। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट सी प्लस एस, ये कट गया। तो जहां पे प्लान सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे प्लान सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट, वहां पर क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड वेयर प्लान सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नाउ ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गई, ये आपकी सेविंग्स हो गई, ठीक है। ये होगी आपकी सेविंग्स, ये होगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई इक्विलिब्रियम पॉइंट ई ओ, ठीक है। नाउ तो जहां पर प्लान सेविंग्स प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है वहां पर क्या होता है आपका, जहां प्लान सेविंग्स आर इक्वल प्लान इन्वेस्टमेंट, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ओ वाई इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आर मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन प्लान सेविंग्स, या प्लान सेविंग्स आर मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, जब इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये दो सिचुएशन होती है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो जब आपका एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन लेवल ऑफ आउटपुट, तो सेम चीज एडी इज मोर देन एएस, लेकिन यहाँ पर आप आई और एस से समझाओगे। तो जब आपका level of expenditure is more than level of savings, so there will be the fall in the inventories with the producer, and hence the producer will be induced to produce more. With increase in the level of production, the level of income will increase, and with the increase in the level of income, the level of savings will increase. क्योंकि जब income बढ़ेगी तो level of savings भी बढ़ेगी, and this will continue until the equilibrium point is attained. Again, if planned savings are more than planned investment, अगर हम ये वाले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो अगर planned savings planned investment से ज्यादा है, which means the level of output is more than the level of expenditure, the unplanned inventories will be created, hence the producer will cut down the output. With the result, the level of income will fall, and with level of fall in income, the level of savings will fall, ठीक है। And this will continue until the equilibrium point is attained, ठीक है। यहां तो कोई डाउट, ये जो मैंने पॉइंट समझाए। सर ये ग्राफ ही नहीं समझ आ रहा। ग्राफ समझ नहीं आ रहा, क्या बात कर रही हो। इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कांस्टेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सेविंग तुम्हारी हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है और पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो ये तो हो गया तुम्हारा सेविंग जहां जीरो होता है, और जहां पर इन्वेस्टमेंट सेविंग को काट रही है वहां पर इक्विलिब्रियम बन गया। बोलो, ये तुम्हारे डिसेविंग्स है। हाँ, सेविंग नेगेटिव है और ऊपर वाली जो लाइन है इन्वेस्टमेंट है। ये वाली। यस सर। सर और फिर ये Obviously. नीचे वाली कौन सी है?
अरे ये तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, द बीच वाली ये एक्स और वाई एक्सिस और ये इन्वेस्टमेंट है, और ये तुम्हारी सेविंग्स है, और जहाँ सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अच्छा सर, अब समझ आ गया। ठीक है, तो जो आपने ऊपर लिखा आंसर, वही आंसर आपको ऑलमोस्ट यही लिखना है, बस डायग्राम इसका अलग बनता है। ठीक है, कई बार आपको बोलेगा AD इक्वल टू C प्लस आई, तो ये भी एक ही बात है, AD इक्वल टू C प्लस आई और इक्विलिब्रियम लेवल AD इक्वल टू AS, तो एक ही बात है, यही समझाना है आपने। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं एक बार PDF रीड करवाऊँ आपको इसकी। यहाँ तो कोई डाउट है, पूछ लो एक बार। नो सर। जो आपने बोर्ड में Anyone बताया has वो any equal doubt है they कि can ask, otherwise we are done with this chapter, or we are done with this topic.